दरवाजा, नहीं तो मजबूरन तुझे तेरा घर जलाना होगा। हाँ बहना, खोल दे दरवाजा, हमें मजबूर मत कर। आज हम ये गांव लूटने आए हैं और गांव का कोई भी घर नहीं छोड़ सकते, चाहे वो बहन का घर ही क्यों ना हो। डाकू तारा सिंह और सितारा सिंह चंदा के घर का दरवाजा पीट रहे थे, मगर चंदा दरवाजा नहीं खोल रही थी। आखिर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। बहना, तुझे क्या लगा ये लकड़ी का बना मामूली सा दरवाजा डाकू तारा और सितारा को रोक लेंगे? ना, अब चुपचाप सारे सोने चांदी के गहने हमारे हवाले कर दे। भैया, आप लोग ऐसा जुल्म मत करो। अरे ध्यान से देखो, आपके सामने आपकी दुलारी बहन चंदा खड़ी है। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी निशानी मेरे पेट में पल रही है। मेरी जमीन जायदाद और घर द्वार आपने सब हड़प लिया। मैंने कुछ न कहा। अब सिर्फ मेरे पति की निशानी ये मंगलसूत्र और कुछ गहने हैं, जिससे मैं अपने होने वाले बच्चे का लालन पालन करूंगी। भगवान के लिए अपनी छोटी बहन पर तरस खाओ भैया, मत लूटो मुझे। बहना, ये रोना धोना, ये नाटक मुझे मत दिखा। हम डाकू हैं डाकू, और हमारा एक ही धर्म है, कोई दया नहीं। लूट ले रे बहना के सारे गहने। इतना बोलते हुए दोनों ने चंदा के शरीर पर सजे सारे गहने निर्दयता से नोच लिए और पूरे गांव में हंगामा मचाते हुए निकल गए। इधर अपने खून के रिश्ते से इतनी बुरी तरह कुचले जाने के बाद चंदा ने रातों रात वो गांव छोड़ दिया। इस घटना को सालों गुजर गए। वहां से बहुत दूर बीरपुर गांव में एक सुबह, अरे टिप टिप बरसा पानी, सजनी दूध में पानी मिला दी। अरे वाह भैया, लगता है चटपटे पकौड़े वाली दीदी ने सुबह सुबह पकौड़े तलने शुरू कर दिए हैं। हाँ, अब तो ससुरे पकौड़े खाने पड़ेंगे। चल भैया, राम खिलावन मोड़ ले साइकिलिया। दूध वाले राम खिलावन ने चटपटे करारे पकौड़े की खुशबू की तरफ अपनी साइकिल घुमा दी। वीरपुर गांव के चौराहे पर चंदा अपने चटपटे पकौड़े का ठेला लगाती थी, जहां सुबह सुबह ही ग्राहकों का जमावड़ा लग जाता था। अरे दीदी, मुझे एक प्लेट खिला दो और एक बांध दो घर के लिए। अरे चंदा बिटिया, जरा हरी मिर्च के पकौड़े और दे दे। इतना स्वाद भरा पकौड़ा तो मैंने अपनी शादी में खाया था। हाँ। काकी की बात पर सभी हंसने लगे। तभी वहाँ दूध वाला पहुँच गया और हड़बड़ाते हुए बोला, अरे चंदा बहन, जल्दी मुझे भी एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े दे दे, वरना गांव भर का बड़ा नुकसान हो जाएगा। सभी ने हैरानी से दूध वाले की तरफ देखा। फिर चंदा ने पूछा, कैसा नुकसान भैया? अरे वो का है कि लेट पकौड़ा खाऊंगा तो सबके घर लेट दूध लेकर पहुंचूंगा। तब तक सभी की श्रीमती अपने श्रीमान को दूध के लिए नोच खाएंगी। दूध वाले की बात पर सभी हंसने लगते हैं। चंदा गांव के बीच एक छोटे से घर में अपने 25 साल के इकलौते बेटे चमचम के साथ रहती थी। चमचम वैसे तो दिमाग का बहुत ही तेज था, पर कोई काम नहीं करता था। एक रात चंदा खाना बना रही थी कि तभी चमचम बाहर से घूम कर आया। ओ माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, कहाँ है तू? आ गया दिन भर मटर गश्ती करके। जब भूख लगती है तभी तेरे दर्शन होते हैं बेटा। अरे नहीं माँ, मैं सोनू के घर था। उसके ननिहाल से उसके मामा और मामी आए हुए थे। उन्हें ही सोनू के साथ मंदिर घुमाने ले गया था। उसके मामा जी बहुत मजाक किया है। वैसे माँ, एक बात बता। चंदा ने चमचम के लिए खाना निकाल कर लाते हुए बोला, पूछ बेटा। मेरा ननिहाल कहाँ है माँ? और क्या मेरे मामा मामी भी हैं? चमचम की बात सुनकर चंदा के चेहरे पर एक दर्द उतर आया। वो पुरानी बातें याद करते हुए खामोश हो गई। बेटा, तो चुपचाप खाना खा। ये समझ ले, इस दुनिया में तेरा मेरे और मेरा तेरे अलावा कोई नहीं। इतना बोलते हुए चंदा की आंखें आंसुओं से भीग गई। तेरी आंखों में आंसू? ऐसी क्या बात है माँ जो तू मुझसे छिपा रही है? मुझे जानना है। मामा का नाम सुनते ही तू इतनी दुखी क्यों हो गई माँ? चंदा ने बातें बनाने की बहुत कोशिश की, मगर चमचम ने सच जानने की जिद पकड़ ली थी। आखिरकार चंदा ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे जानने के बाद चमचम ने कहा, ओह, तो ऐसी बात है। इतना बड़ा धोखा उन्होंने अपनी ही बहन के साथ किया। मैं इसका बदला लूंगा।
नहीं बेटा, तुझे पता नहीं तेरे दोनों मामा कितने निर्दयी और खूंखार डाकू हैं। उन्होंने जो कुछ भी हमारा छीना, भगवान उसका इंसाफ करेंगे। मुझे किसी से कोई बदला नहीं चाहिए। अरे नहीं माँ, तू भूल मत। उनकी रगों में डाकुओं का खून दौड़ रहा है तो मेरी रगों में भी तेरा और बाबूजी का खून दौड़ रहा है। बस तू भरोसा रख मुझ पर। अब मुझे उन लोगों का पता बता। कसम तेरे दूध की माँ, मैं अपने दोनों मामा से तेरे पैरों में गिरकर माफी नहीं मंगवाई और अपनी संपत्ति वापस नहीं ली तो तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। चंदा ने चमचम को बहुत समझाया, मगर चमचम ने जिद पकड़ ली थी। आखिरकार थक हार कर उसने चमचम को अपने दोनों भाइयों का पता बता दिया। अगले दिन चमचम ने माँ से जमा पूंजी के पैसे लिए। फिर उन्हीं पैसों से एक पुराना फटा हुआ कोट खरीदकर उसकी जेब को अपने हिसाब से सिलवाया और एक घोड़ा लेकर चल पड़ा अपने मामा को ठगने की ओर। अगली सुबह रतनगढ़ के पहाड़ी इलाके में डाकू तारा और सितारा सिंह ने अपना डेरा जमाया था। छोटे, कल सूरजपुर गांव की लूट में हमने बहुत माल बनाया है। इसे जगह देखकर छिपाना पड़ेगा, वरना इतना माल लाद कर घूमना मुश्किल है। सही कहा बड़े भैया, क्यों ना हम इसे किसी सेठ के यहाँ जमा कर दें। कर सकते हैं। खैर, काफी वक्त हो गया, तंबू से धुआं भी उठ रहा, मगर ये लोग कुछ खाने को क्यों नहीं दे रहे? दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी खाना बनाने वाला एक डाकू हांफता हुआ वहाँ आया और बोला, सरदार, गजब हो गया। खाना बनाने वाले तंबू में एक लौंडा सुबह सुबह घुसकर सब कुछ खा गया और जो नहीं खा पाया वो सब जंगली कुत्तों को खिला दिया। हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर हाथ ही नहीं आ रहा है। ये कौन सा चूहा टपका वो शेरों के इलाके में इतनी हिम्मत दिखा रहा है? छोटे, देख तो जाकर। सितारा सिंह उठकर वहाँ जाता, इससे पहले उनके कान में चमचम की आवाज पड़ी। चरण स्पर्श मामा जी, और चूहा कहकर बेइज्जती मत करो यार। हम भी शेर नहीं तो शेरों के भांजे तो हैं। तारा सितारा ने चौंकते हुए आवाज की ओर देखा। सामने पहाड़ी पर चमचम काला चश्मा लगाए एक पुराना फटा कुर्ता पहनकर खड़ा था। तू कौन है बे? और तुझे नहीं पता ये डाकू तारा सिंह का इलाका है? कैसे घुस आया यहाँ? चमचम नीचे आते हुए बोला, मामा जी, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अरे जब मैं आपको मामा जी बोल रहा हूँ तो आपकी बहन का लड़का ही होऊंगा ना? है? बहन का लड़का? अब मेरा भांजा? अरे भैया, मुझे ये अपनी छोटी बहन चंदा का लड़का लगता है, तभी इतना तनकर बोल रहा है। ओहो, तो तू चंदा का लड़का है? समझ गया। मुझे तो लगा था वो दुखियारी बेचारी ने अब तक शायद दुनिया छोड़ दी होगी। दुनिया तो मैं तेरी छोड़ाऊंगा मामे, सब्र रख। क्या कहा भांजे? कुछ नहीं मामा जी। मगर एक बात बता भांजे, तू हमारे जैसे रईस जादों का भांजा है। कपड़े भी तूने अच्छे पहने हैं, पर ऊपर से ये फटा हुआ कोट क्यों पहना है तूने? अरे मामा जी, क्या करोगे ये सब जानकर? मैं काल योग की साधना करने जा रहा था और यहाँ से गुजरते हुए याद आया कि माँ ने बताया था रतनगढ़ के पहाड़ी इलाकों में आप लोग रहते हो, तो मिलने चला आया। पहली बात तो ये काल योग साधना क्या होती है? ऊपर से तेरा ये कोट, बड़ा अजीब मामला है तेरा भांजे। अरे मामा जी, काल योग साधना जो कोई करता है उसे रातों रात धन दौलत, लंबी जवानी, जिंदगी सब कुछ मिलती है। ये कोट भी उसी की देन है। चमचम की बात पर दोनों हंसते हुए बोले, ये भिखारियों वाला कोट साधना से मिला है, कमाल है। आपको इसका चमत्कार नहीं पता मामा जी, इसलिए हंस रहे हो। ये देखो इसका चमत्कार। इतना बोलकर चमचम ने कोट की जेब में हाथ डाला और 4 सोने के सिक्के निकाले। दोनों मामा चौंक पड़े। ऐसे ही मैं जितनी बार इस कोट में हाथ डालूंगा मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे, इसलिए तो मैंने इसे पहना है। हाँ। अरे धत, ऐसा भी होता है कहीं? तूने पहले से ही इसमें सिक्के रखे होंगे। उनके इतना बोलते ही चमचम ने वो कोट उतारकर अच्छी तरह उनके सामने झटका और उन्हें भी अच्छे से देखने के लिए बोला। उसमें कोई पैसे नहीं थे, क्योंकि चमचम ने उसमें चोर जेब बनवा रखी थी। आपने देखा ना, इसमें कोई पैसे नहीं है, मगर मैं जैसे ही जेब में हाथ डालूंगा फिर से पैसे निकलेंगे, वो भी सोने के सिक्के। चमचम ने ये करतब उन्हें कई बार दिखाया। फिर दोनों ने भी उस जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले और फिर तारा सिंह बोला, अरे वाह भांजे,
तूने तो कमाल कर दिया। वैसे तू तो फिर से अपनी साधना करने जा रहा, तुझे तो कुछ नया मिल जाएगा, इसलिए बोलता हूँ ये कोट हमें दे दे मुन्ना। वो क्या है कि हम बदमाश हैं, हर जगह पैसे लेकर नहीं चल सकते, ये रहेगा तो कहीं भी पैसे मिल जाएंगे। अरे नाना मामा, ये कोट मैंने बहुत मेहनत से पाई है और ये बहुत बेशकीमती है, इसे तो मैं किसी कीमत पर भी ना बेचूं। दोनों चमचम के सामने गिड़गिड़ाने लगे। फिर चमचम ने कहा, अच्छा ठीक है, अब आप लोग मामा हो इसलिए मैं इतना नहीं मना करूंगा, मगर मुझे इसके बदले 10 लाख रुपए चाहिए। अरे ये लल्लू सस्ते में कोट दे रहा है भैया, जरा सोचो, अगर ये कोट मिल गया तो हम कितना पैसा बना लेंगे, हैं? ले लो ये कोट फटाफट। तारा सिंह ने चमचम को पूरे 10 लाख कैश देकर वो पुराना फटा हुआ कोट खरीद लिया। फिर कुछ देर के मिलने जुलने के बाद चमचम वापस घर लौट आया। उसी रात चमचम वापस अपने घर आकर चंदा को हंसते हुए सारा किस्सा सुना रहा था, जिसे सुनने के बाद चंदा ने कहा, मगर बेटा, तेरे मामा लोगों को जब पता चलेगा कि वो कोई जादुई कोट नहीं बल्कि साधारण कोट है, तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं माँ, बस तू देखती जा अपने बेटे का कमाल। अब कल सुबह दोनों मामा मुझे खोजते हुए आएंगे, मैं उनसे गांव के बाहर वाली पुलिया पर मिलूंगा। बस तुम खाने में खीर, पूरी, सब्जी और पकौड़े बना लेना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह चमचम बाजार से 2 जोड़ी एक जैसे दिखने वाले कबूतर ले आया। एक को घर में पिंजरे में रख दिया और दूसरे को अपने साथ लेकर चल पड़ा। मगर चमचम, मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस बीच पुलिया पर तुझे मरने का ढोंग करना होगा और भाभी जी को तुम्हारे पास बैठकर रोना होगा। फिर जब मैं तुम्हारे पैर में ये कबूतर लगाऊंगा ना, तो उठ जाना। इधर चमचम की खुराफाती योजना तैयार थी, उधर तारा सितारा गुस्से में फनफनाते हुए अपनी टोली के साथ बीरपुर गांव की ओर निकल पड़े थे। देखते ही गोली मार देना चमचम को, उसने हमें क्या जोकर समझ रखा है जो एक पुराना कोट 10 लाख में बेच दिया। आज इस होशियार की सारी होशियारी निकाल दूंगा। तारा सिंह अपनी टोली के साथ बीरपुर की पुलिया के पास जैसे ही पहुंचा, वहां का नजारा देखकर सोच में पड़ गया। एक लड़का बीच पुलिया पर मरा पड़ा था, उसकी पत्नी बैठकर रो रही थी और चमचम खड़े खड़े हंस रहा था। अरे भांजे, ये क्या तमाशा चल रहा? चरण स्पर्श मामा जी। अरे कुछ नहीं, ये मेरा दोस्त जरा सा मर गया था, उसी के लिए आया था। तू सच में बहुत बुरा इंसान है भांजे, तेरा जिगरी यार मरा पड़ा है और तू हंस रहा है। अरे कोई बात नहीं मामा, ये सब चलता रहता है। खैर, अब आप लोग बताइए, अचानक यहाँ कहाँ? तूने हमें वो फटा हुआ कोट 10 लाख में बेचकर उल्लू बनाया, उसमें से तेरे जाने के बाद फूटी कौड़ी नहीं निकली। हो ही नहीं सकता मामा जी। ऐसा ही हुआ है। अरे कहीं आपने उसे धुल तो नहीं दिया था? हाँ, हमें वो गंदा लग रहा था तो धुल दिया। अरे धत तेरी की, उसे धुलने के बाद उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये चक्कर था, तभी मैं सोचूं पैसे निकले क्यों नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप लोग आइए, पहली बार घर आए हैं, खाना खा के जाना पड़ेगा। अब बस मैं ये छोटा सा काम निपटा लूं। इतना बोलकर चमचम ने हाथ में पकड़े कबूतर को सोनू के पैर में लगाया। सोनू चौंकते हुए उठ बैठा। फिर चमचम ने हंसते हुए कहा, भाभी जी ले जाओ अब सोनू को घर, अब ये जिंदा भी है और चंगा भी। सोनू और उसकी पत्नी खुशी खुशी वहाँ से चले गए। इधर मामा ने चमचम से पूछा, तूने कबूतर से उसे कैसे जिंदा कर दिया भांजे? अरे ये कोई मामूली कबूतर नहीं है मामा, इस बार काल योग साधना से ये उपहार मिला है मुझे। इसकी और शक्तियाँ देखनी है आपको? हाँ, दिखाओ। चमचम ने कबूतर के कान में जोर से कहा, जा मेरे कल्लू कबूतर, और माँ से बोलना मामा आए हैं, खाने में खीर, पूरी, सब्जी और पकौड़े बना ले। इतना बोलकर चमचम ने कबूतर उड़ा दिया और उन्हें साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर तारा सितारा ने देखा कबूतर अपने पिंजरे में बैठा दाना खा रहा था, जबकि वो दूसरा वाला था, जिसे देखकर वो दोनों हैरान थे। फिर तारा सितारा ने बहन से मुलाकात की और चमचम की तारीफ की। फिर खाना खाते समय, भैया, चमचम ने जो खाना बनने के लिए कबूतर से बोलकर भेजा था, वही खाना बना है। ये कबूतर तो हमें किसी कीमत पर चाहिए छोटे। खाना पीना खाने के बाद चलते समय तारा सिंह ने चमचम से कहा, अब बेटा चमचम, तू तो जानता है
हम ठहरे डाकू, हमारे काम में मौत का खतरा बना रहता है। अगर ये कबूतर तू हमें दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भांजे, ये तो हमारे खबर पहुंचाने के काम में भी आएगा। भला तुझे इतनी इसकी क्या जरूरत? नहीं मामा जी, मैं ये कबूतर आपको नहीं दे सकता। मेरे दिए हुए कोट का तो आपने सत्यानाश कर ही दिया, और अब चाहते हो कबूतर भी दे दूं? बिल्कुल भी नहीं। दोनों मामा भांजे के सामने गिड़गिड़ाने लगे। फिर उसने कहा, ठीक है, पर क्या आप इसकी कीमत अदा कर पाओगे? पूरे 50 करोड़ रुपए लगेंगे इसके। इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। फिर तारा ने कहा, अरे मुन्ना, 50 करोड़ बहुत होते हैं। हाँ, तो मरे हुए को जिंदा करने वाली चीज क्या 150 रुपए में आएगी? हैं? ये अपनी जिंदगी भर की कमाई है भैया, लेकिन अगर ये कबूतर अपने हाथ लग गया तो हमें मरने का भी डर नहीं होगा। दुगना लूट करेंगे और 1 साल में दोबारा इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ ले लो कबूतर। तारा सितारा ने पूरे 50 करोड़ के गहने और पैसे देकर वो कबूतर ले लिया। फिर तारा सिंह बोला, देख चमचम, हम पूरे 6 महीने के लिए नेपाल जा रहे हैं अपनी टोली के साथ। हम वहाँ लूटपाट में ये कबूतर इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लौटकर तेरी जान ले लेंगे। इतना बोलकर तारा सितारा अपनी टोली के साथ नेपाल के लिए रवाना हो गए। इतने पैसे पाकर चमचम और चंदा की आंखें चमक उठी थी। बेटा, तूने वो मामूली कबूतर उन्हें 50 करोड़ में बेच तो दिया। जब उन्हें पता चलेगा और वो वापस आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? बस तू देखती जा माँ। चमचम ने उन 50 करोड़ रुपयों से न केवल अपना सुंदर सा घर बनवाया, बल्कि गांव के लिए स्कूल, वृद्धाश्रम, कुएं और पक्की सड़कें बनवाई। और ये सब कुछ उसने अपने दोनों मामा के नाम से बनवाया, जैसे तारा सितारा माध्यमिक विद्यालय, तारा सितारा वृद्धाश्रम, तारा सितारा मार्ग। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। उधर मामूली कबूतर से ठगे हुए तारा सितारा गुस्से में बीरपुर की ओर लौट रहे थे। छोटे, इस बार उस चूजे के साथ साथ उसकी बाँ और पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे। हाँ भैया, इस बार चमचम के साथ कोई रहम नहीं। लंबा सफर करने के बाद तारा सितारा डाकुओं की टोली जैसे ही बीरपुर में पहुंची, उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। पूरा बीरपुर उनके स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजा था। चारों तरफ से लोग उन पर फूल बरसाते हुए उनके नाम के जयकारे लगा रहे थे। तारा सितारा जिंदाबाद, तारा सितारा जिंदाबाद। भैया, हम जिंदगी भर लूट मार करते रहे। आज तक लोग हमसे डरते आए हैं, पर ये इज्जत मैंने पहली बार अपने लिए देखी है। सही कहा छोटे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं रो पड़ूंगा। मगर ये सब हुआ कैसे छोटे? तभी उन दोनों के सामने चमचम और उनकी बहन चंदा आ गई। फिर चमचम ने कहा, ये सब गुल आपके 50 करोड़ से खिला है मामा जी। आप जिंदगी भर लोगों की जिंदगियां छीनते रहे, मगर आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आए। मगर प्रेम और सम्मान ऐसी चीज है जिसने आपको भावुक कर दिया। अब बस करिए मामा जी, ये लूटपाट छोड़कर प्रेम और सच्चाई के रास्ते पर आइए। आपको सच में बहुत सुकून मिलेगा। मैंने वो सारा नाटक सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की आंखें खोलने के लिए किया था। तारा सितारा घोड़े से उतरकर अपनी बहन के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हमने तेरा बहुत दिल दुखाया है बहन, पर तेरी हीरे जैसी औलाद ने हमारी आंखें खोल दी, हमें तार दिया। आज से हम वादा करते हैं ये लूटपाट छोड़कर साधारण इंसानों की जिंदगी जिएंगे। तेरे साथ पकौड़े की दुकान लगाएंगे। वक्त बदला। बीरपुर में नई बयार आई। अब जहाँ चंदा का पकौड़े का ठेला हुआ करता था, अब वहाँ बड़ी चटपटे पकौड़ों की दुकान थी, जिसे भाई बहन और भांजा मिलकर चलाते थे।